कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्रीसाइड का रैपिड रिवीजन। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अगर आपने हमारी फर्स्ट लाइव क्लासेस में एनरोल किया था तो आपको पता ही है कि कितने शानदार तरीके से हम लाइव क्लासेस में हिस्ट्री को कवर करते हैं। अगर आपने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी थी तो 15 जनवरी, मार्क योर कैलेंडर्स, 15 जनवरी से हमारी लाइव क्लासेस 2.0 लॉन्च हो रही हैं। आप में से जिसने कर लिया है, लेट्स मीट एट द लाइव। जिसने नहीं किया है, जाओ फटाक से और लाइव क्लासेस के लिए एनरोल करो। उसमें हम एनसीईआरटी को इतने अच्छे से पढ़ लेंगे कि आप 95+% हंसते खेलते स्कोर कर रहे होगे। तो किस चीज़ की देरी है? जाओ और लाइव क्लासेस में एनरोल करो। सीधे हम स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को ऑक्शन इन बर्डवान की स्टोरी के साथ। पहले कुछ टर्म समझ लेते हैं। राजा से यहाँ पे हम किंग्स को डिनोट नहीं कर रहे हैं। राजा का मतलब जो पावरफुल जमींदार थे हमारी सोसाइटी के, उनके लिए हम राजा टर्म को यूज कर रहे होंगे। इनकी जो जमींदारियां थी, इनके जो एस्टेट्स थे, उनके लिए हम टर्म यूज करेंगे महल्स। अभी हो ये रहा था, इन जमींदारों का जो लैंड था वो ऑक्शन कराया जा रहा था। क्यों? क्योंकि लोग रेवेन्यू नहीं दे पाते थे। तो जब रेवेन्यू नहीं दे पाते थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी इनका लैंड को ऑक्शन कर देती थी। वैसा ही एक ऑक्शन हो रहा था बर्डवान में। बर्डवान का जो राजा था वो अपना रेवेन्यू डिमांड फुलफिल नहीं कर पाया था, जिसके कारण उसकी ज़मींदारी बेची जा रही थी। लेकिन होता यहाँ पे ये है कि ऑफिशियल्स को, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स को समझ में आता है कि कुछ लोचा है ऑक्शंस में। ऑक्शन सही से हो नहीं रहे हैं, यहाँ पे कुछ तो भी मैनिपुलेशन हो रहा है, कुछ तो भी गेम खेला जा रहा है ज़मींदार की तरफ से। अब वो क्या गेम है, कैसा गेम है, उस चैप्टर में हम थोड़ा आगे जाके समझ रहे होंगे। पहला क्वेश्चन निकल के ये आता है कि इतनी सारी ज़मींदारी ऑक्शन क्यों हो रही थी। परमानेंट सेटलमेंट जो कि 1793 में इन्फोर्स किया गया था, इसमें क्या किया गया था कि भाई आपका जो रेवेन्यू डिमांड है उसको परमानेंटली फिक्स कर दिया गया है कि भाई इतना ही आपको देना है, हमेशा हमेशा के लिए इसको हमने फिक्स कर दिया है। ईस्ट इंडिया कंपनी का थिंकिंग ये था कि हम फिक्स कर देंगे ना तो ये जो ज़मींदार से आप अपने लैंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे, अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ताकि रेवेन्यू डिमांड तो फिक्स है, अब जितना ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा उनको प्रॉफिट हो रहा होगा। तो ये थिंकिंग थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। लेकिन एक्चुअल में हो क्या रहा है, ज़मींदार रेवेन्यू ही नहीं दे पा रहे हैं जिसको फिक्स कर दिया गया है। क्यों नहीं दे पा रहे हैं, ये हम इस टॉपिक में सबसे पहले देखेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका क्वेश्चन मैंने अपने सैंपल पेपर में डाला है और मुझे लग रहा था कि एक इजी क्वेश्चन है, बट टर्न्स आउट कि आधे बच्चे, ऑलमोस्ट 50% बच्चे इसको सही से आंसर नहीं कर पाते हैं। तो बहुत ध्यान से इस चीज़ को सुनो। इंट्रोडक्टरी लाइन लिख सकते हो कि ओवर 75% ऑफ द जमींदारीज वर चेंजिंग हैंड्स आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। अब हम लिखेंगे उसके रीजन नंबर 1 निकल के आता है कि इनिशियल डिमांड वॉज वेरी हाई। इसका एक्सप्लेनेशन क्या दोगे? ईस्ट इंडिया कंपनी सोच रही थी कि अब रेवेन्यू तो हमेशा हमेशा के लिए फिक्स होने वाला है, तो फ्यूचर में जब आउटपुट बढ़ जाएगा तब कंपनी को लॉस ना हो, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी जो डिमांड थी उसको हाई सेटअप किया गया था। दूसरी चीज़, जब परमानेंट सेटलमेंट लगाया गया था 1790s में, उस टाइम पे जो एग्रीकल्चर आउटपुट का प्राइस था वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस था। ये दूसरा रीज़न है जिसके कारण जो ज़मींदार थे उनको अपना उतना इनकम ही जनरेट नहीं हो पाता था, जिसके कारण वो लोग अपना रेवेन्यू पे नहीं कर पाते थे। रेवेन्यू वॉज इनवेरिएबल, मतलब कि वो चेंज नहीं होता था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कर दिया कि आपके यहाँ मानसून आए, ड्रॉट आए, क्रॉप फेलियर हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको देना ही पड़ेगा। जिस टाइम में आपको देना है उसके पहले आपको देना ही पड़ेगा। ऊपर से यहाँ पे सनसेट लॉ लगा दिया गया था। मान लो 15 तारीख को आपको अपना रेवेन्यू देना है तो 15 तारीख की सनसेट के पहले आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा भी लेट होते हो तो आपका जो लैंड है ज़मींदारी ऑक्शन कर दी जाएगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऊपर से जो ज़मींदार थे उनकी पावर भी लिमिट कर दी थी। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ आ जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी को ये चीज़ तो लग रही थी कि ज़मींदार उनके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़मींदार ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से इतने सारे अलग अलग विलेजेस में टैक्स कलेक्शन का काम करते थे। ज़रा इस चीज़ को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। हाँ, यहाँ पे खाली है, यहाँ पे समझते हैं। ज़मींदार है ना, उनके अंडर में बहुत सारे लैंड होते थे। मान लो 10, 20, 50 विलेजेस हैं जो इस एक ज़मींदार के अंडर में है। अब ये क्या काम करता था, इस पूरे विलेजेस में टैक्स कलेक्शन का काम करता था। रेवेन्यू जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सेटअप किया, फिक्स किया हुआ है परमानेंट सेटलमेंट, उन्होंने फिक्स कर दिया है, उससे ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करने की कोशिश करता था। कुछ अपने जेब में रखता था और बाकी जो फिक्स्ड रेवेन्यू है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को देने का काम करता था। तो ज़मींदार
कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट होते, लेकिन कंपनी ये भी चाहती थी कि ज़मींदार बहुत ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए, इसलिए उनकी पावर को कम करने के लिए भी इन्होंने एक्शंस लिए थे। क्या एक्शंस लिए थे? उनकी ट्रूप्स डिसबैंड कर दी गई थी कि आप आर्मी इतनी होल्ड नहीं कर सकते। वो लोग जो कस्टम ड्यूटीज़ चार्ज करते थे उसको अबॉलिश कर दिया गया था। उनके जो कचहरीज होते थे जहाँ पे वो बेसिकली अपना कोर्ट चलाते थे, डिसीजन मेकिंग करते थे, पुलिस का काम करते थे, जस्टिस प्रोवाइड करते थे, वो सब बंद कर दिया गया था। बेसिकली बंद नहीं किया गया था, उसको कलेक्टर के अंडर में ला दिया गया था। कलेक्टर जो कि एक ईस्ट इंडिया का कंपनी का ऑफिशियल था, तो अब उसके सुपरविजन में इनकी कचहरीज आ गए, तो इनकी पावर धीरे धीरे कम होने लगी और धीरे धीरे हमें देखने को मिलता है जो कलेक्टोरेट था, जो कलेक्टर का ऑफिस था, वो सोसाइटी में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने लग गया था। अब एक तरफ हमें क्या देखने को मिल रहा है, जो जमींदार से उनकी पावर सोसाइटी में कम हो रही है, दूसरी तरफ एक जोतेदास एक नया कैरेक्टर से जो हमें देखने को मिलता है कि अब अपलिफ्ट हो रहे थे। अब जोतेदास कौन थे? ये रिच पेजेंट्स थे जो कि ऑफिशियली, जो कि कायदे से तो जमींदार के अंडर में थे, क्योंकि पेजेंट्स को तो जमींदार सुपरवाइज करते थे, उनके ऊपर रहते थे। लेकिन अभी जो रिच पेजेंट्स थे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होने लग गए थे, क्योंकि ये लोग विलेज में ही रहते थे, वहाँ पे मनी लेंडिंग वगैरह करते थे और बहुत सारे विलेजर्स को इन्फ्लुएंस कर रहे होते थे। इसलिए जो विलेज लेवल है, विलेज लेवल में हमें देखने को मिलता है कि ज़मींदार एक्चुअल में जोतेदार से कम पावरफुल थे, क्योंकि ज़मींदार अर्बन एरियाज में रहते थे, टैक्स कलेक्शन करने आते थे, अपने ऑफिशियल्स को भेजते थे। लेकिन ये जोतेदास एक्चुअल में विलेजेस में रहते थे और बहुत ज़्यादा इन विलेजर्स को इन्फ्लुएंस करते थे। और ये जोतेदास क्या कोशिश करते थे? इन ज़मींदार को परेशान करने की कोशिश ये लोग किया करते थे। कैसे? जब ज़मींदार जमा बढ़ाने की कोशिश करता था, मतलब वो ज़्यादा टैक्स लेने की कोशिश करता था, तो ये लोग मना करने लगते थे, देने से मना करते थे, सबको बोलते थे कि टैक्स वगैरह मत देना। जमींदार के जो ऑफिशियल्स आते थे, आमला एक टैक्स कलेक्टिंग ऑफिशियल था हमारे ज़मींदार का, जब वो विलेज में आता था तो ये जोतेदास उनको अपना काम नहीं करने देते थे। सब लोग को बोलते थे कि भाई पैसे मत देना, सही टाइम पे रेवेन्यू पे नहीं करना, ताकि ज़मींदार को पैसे ना मिला, फिर ज़मींदार अपनी रेवेन्यू ना दे पाए, और जब ज़मींदार रेवेन्यू नहीं दे पाएगा कंपनी को तो उसकी ज़मींदारी बिकेगी, और जब ज़मींदारी बिक रही होती थी, ये जोतेदास ही होते थे जो ज़मींदार को कई बार खरीदने के लिए पहुँचा करते थे। स्पेशली जो हमारा नॉर्थ पार्ट ऑफ द बंगाल है, उस जगह पर इन जोतेदास की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही थी। अब इस चार्ट को हम देख लेते हैं। सबसे टॉप में कंपनी, नीचे से स्टार्ट करते हैं। सबसे नीचे हमारे अंडर रायट्स, जो कि बेसिकली जो पेजेंट्स हैं उनके अंडर में जो स्लेव्स टाइप के काम करते हैं, लेबर टाइप का काम करते हैं, वो हो गए हमारे अंडर रायट। उनके ऊपर आ गए हमारे रायट्स, जो कि हमारे पेजेंट्स हैं, जो बहुत ज़्यादा रिच पेजेंट्स हैं, उनके लिए टर्म हमारे पास है जोतेदास। ये पेजेंट्स तो थे ही, लेकिन काफ़ी ज़्यादा रिच थे, तो काफ़ी सारे बाकी राइट्स को ये लोग इन्फ्लुएंस कर रहे होते थे, मनी लेंडिंग कर रहे होते थे, ट्रेड कर रहे होते थे और ज़मींदार को परेशान कर रहे होते थे। अब इनके ऊपर है हमारे ज़मींदार, जो कि इन लोगों से टैक्स कलेक्शन का काम करेंगे। लेकिन एक्चुअली में हमने क्या देखा है, पावर वाइज हमें देखने को मिलता है कई बार जोतेदास बहुत ज़्यादा पावरफुल होते चले जा रहे थे। अब इन लोग को टैक्स देना है ज़मींदार को रेवेन्यू डिमांड देना है अपनी कंपनी को। अभी तक हमने ये देख लिया कि ज़मींदार बहुत ज़्यादा सोसाइटी में सफ़र कर रहे हैं, लेकिन हम ये भी देखेंगे कि उन्होंने भी बहुत काम किए हैं। क्या काम किए हैं? ज़मींदार ने कुछ टैक्टिक्स निकाल ली सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि भाई उनको तो ऊपर वाले भी मार रहे हैं, नीचे वाले भी मार रहे हैं, तो उनको सर्वाइव करने के लिए कुछ तो करना है। तो उन्होंने क्या काम करना चालू किया? फिक्टिशियस सेल करना चालू किया। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एक ज़मींदार का ये लैंड है, ये रेवेन्यू डिमांड नहीं पे कर पाया, तो इसका लैंड को ऑक्शन किया जा रहा है। तो ऑक्शन में ये क्या करेगा बंदा? अपने ही एजेंट्स भेज देगा, उसके ही एजेंट्स सबसे ऊंची बोली लगाएंगे और फिर भाग जाएंगे, पैसे ही नहीं देंगे। अब एक बार हो गया, फिर से ऑक्शन कराया कंपनी ने, फिर से कुछ लोग आ गए जिन्होंने सबसे ऊंची बोली लगाई और फिर पैसा ही नहीं दिया। जब दो तीन बार ये प्रोसेस रिपीट हो जाएगा तो कम लोग आएंगे, अब ऑक्शन में कम रियल लोग आएंगे ऑक्शन में, और जब रियल लोग कम आ रहे होंगे तो वैल्यू गिरती चली जाएगी, और जब एकदम सस्ता हो जाएगा तब इसके खुद के जो फेक लोग हैं वो एक्चुअल में खरीद लेंगे लैंड को, पैसे दे देंगे, और फिर वो किसके पास जाएगा? लैंड इसी ज़मींदार के पास वापस जाके पहुंचेगा, क्योंकि जिन्होंने खरीदा है वो इसी ज़मींदार के लोग थे। तो मान लो 100 रुपये का इसके पास रेवेन्यू डिमांड था जो नहीं दे पाया था। इसका जो पहला ऑक्शन था तो इन लोगों ने 1000 रुपये की बोली लगा दी, पे नहीं किया। फिर अगले ऑक्शन में कम लोग आए तो 800 तक की बोली गई, पे नहीं किया। जब ऐसे, मतलब बहुत ऊपर कर दिया मैंने, पर जब ऐसे ऐसे कर करके 80 तक की पहुंच गई मान लो बोली, तभी लोग एक्चुअल में पे कर देंगे ज़मींदार के पैसे से और लैंड वापस से इसी ज़मींदार के हाथों में पहुंच जाएगा। तो 100 का रेवेन्यू देना था, 80 का देने में वापस से लैंड मिल गया। तो ऐसी टैक्टिक्स यूज़ करते थे। एक और चीज़ हमें देखने को मिलती है कि कई जगहों पे लोग ज़मींदार अपनी मदर्स के नेम पे अपने लैंड को कर देते थे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला था कि फीमेल से लैंड स्नैच नहीं करेंगे। इनके जो लठियाल्स होते थे, मान लेते हैं ज़मींदार
ज़मींदारी जो है ऑक्शन में एक्चुअल में किसी और ने खरीद ली, तो इन लोग अपने लठियाल भेज देते थे उनको मारने के लिए, उनको यहाँ पे पावर में आने नहीं देते थे। फिर राइट्स, कई बार जो राइट्स होते थे वो सेंस ऑफ लॉयल्टी अटैच कर लेते थे इन ज़मींदारों के साथ। मान लेते हैं बहुत सारे विलेजेस हैं जो किसी एक ज़मींदार के अंडर में हैं, तो वो ज़मींदार के अंडर के जो लोग थे कई बार ऐसे देखने लगते थे कि भाई ये हमारा फादर फिगर है या फिर इससे हमारे रिलेशंस अच्छे हैं, तो हम नहीं चाहेंगे कि कोई और पावरफुल फिगर यहाँ पे हमारे ऊपर आए, हम इसी ज़मींदार को अपने ऊपर एज अ हेड देखना चाहते हैं। तो कोई और आता था तो ये राइट्स लोग हैं एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो ये भी तरीका था इन लोग के पास पावर में रहने का। और एक और चीज़ हमें देखने को मिलती है कि 1790s का जो पीरियड था ना, वो इन ज़मींदार के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था, लेकिन जिन लोगों ने इस टाइम पीरियड को सर्वाइव कर लिया कैसे ना कैसे, वो फिर वापस से अपनी पावर में कंसोलिडेट कर चुके थे। फिर फाइनली जब ग्रेट डिप्रेशन आया उस टाइम पीरियड में इनकी पावर एकदम से कोलैप्स हुई। कमेंट करो भाई, इतनी बड़ी वीडियो, इतनी प्यारी वीडियो मैं मेहनत करके बना रहा हूँ, कमेंट नहीं करोगे तुम लोग तो कैसे चलेगा भाई? कमेंट करो, क्या कमेंट करोगे? गोद देना, कुछ तो भी कमेंट करो भाई, गोद देना, कुछ तो भी करो। चलो हम पढ़ते हैं द फिफ्थ रिपोर्ट के बारे में। अब इसको बहुत ध्यान से सुन लो। अब हम एक अलग टॉपिक पे इस चैप्टर में आगे बढ़ रहे हैं। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में काम कर रही थी, इंडिया तो में तो इसको हेट करते ही थे, लेकिन ब्रिटेन में भी इसको काफ़ी ज़्यादा हेट किया जा रहा था। बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स थे जो चाहते थे कि इंडिया में वो लोग भी ट्रेड करें, लेकिन जो ब्रिटिश क्राउन था उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली दी रखी थी ट्रेड के लिए, तो उसके अगेंस्ट हमें बहुत सारा ऑपोजिशन देखने को मिल जाता है। बहुत सारे कैरेक्टर्स ये बोल रहे थे कि जो कंपनी का रूल है वो ब्रिटिश नेशन को फ़ायदा नहीं दे रहा है, बल्कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को फ़ायदा दे रहा है। तो उन लोगों का कहना था कि भाई एडमिनिस्टर करो कि ये लोग क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो उस पर हमें कुछ रिपोर्ट्स देखने को मिलती है, एक सीरीज ऑफ रिपोर्ट्स जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में सबमिट की जा रही थी। तो उसकी फिफ्थ रिपोर्ट, उस सीरीज़ की जो फिफ्थ रिपोर्ट थी उसका नाम भी रखा गया फिफ्थ रिपोर्ट, जिसको 1813 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में सबमिट किया गया। उसमें क्या था, वो रिपोर्ट थी बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी एक्टिविटीज़ जो कि वो लोग इंडिया में कर रहे थे, उसकी रिपोर्ट थी। ये 1002 पेजेस की थी, जिसमें हमें बहुत सारे एविडेंसेस देखने को मिलते हैं, रिपोर्ट्स देखने को मिलती है, एनालिसिस देखने को मिलता है कि क्या क्या ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे कर रही थी। और ये एक बहुत इनवैल्यूएबल सोर्स है। पिछली वीडियो में भी मैंने ये चीज़ बताई थी, मैंने इसका भी एक क्वेश्चन डाला हुआ है हमारे सैम्पल पेपर में। मैंने यही लिखा था कि फिफ्थ रिपोर्ट इज एन इनवैल्यूएबल रिपोर्ट। कमेंट तो कोई लोग कमेंट कर लेते हैं कि अच्छी नहीं है। नहीं, इनवैल्यूएबल रिपोर्ट है, मतलब आपको क्या कमेंट करना है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, एक बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रिसोर्स है, एक प्राइसलेस रिपोर्ट है, इस पे कमेंट करो। तो इसकी तारीफ आपको बतानी है। हालांकि इसको आप ये क्वेश्चन आएगा तो ये पूरा जो पैराग्राफ है आप इसको एक्सप्लेन कर रहे होगे। हालांकि ये जो फिफ्थ रिपोर्ट है ये इनवैल्यूएबल तो है, प्राइसलेस तो है, बहुत इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन इसको हम अनक्रिटिकली एक्सेप्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें क्या किया गया था, ब्रिटिश के मेल एडमिनिस्ट्रेशन को दिखाने के लिए कुछ चीज़ों को एग्जैजरेट करके गलत तरीके से दिखा दिया गया था। इन्होंने क्या एग्जैजरेट कर दिया कि जो ज़मींदारी पावर थी ये एकदम कोलैप्स हो गई, एकदम गिर गई है इंडिया में, ऐसा दिखा दिया। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं था। एक्चुअल में हमने क्या देखा कि जो ज़मींदार थे इन्होंने कुछ स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट कर ली थी खुद को सर्वाइव कराने के लिए, और करवा रहे भी थे। तो इन्होंने जो फिफ्थ रिपोर्ट में बोल दिया गया कि एकदम से कोलैप्स हो गए थे, ये कोलैप्स एकदम से नहीं आया था। अब हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर की, द हो एंड द प्लाव। पहाड़िया, संथाल्स और फिर ब्रिटिश एक्शंस के बारे में हम इस चैप्टर में यहाँ पे बात कर रहे होंगे। अब पहाड़ियास कौन थे? अब हम जमींदार से निकल के इस चैप्टर में बढ़ते हैं आगे राजमहल हिल्स के ऊपर। ये उस टाइम पीरियड की जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी उसी रीजन में आता था। इस हिल्स में क्या था, ये पहाड़ियास का एक ग्रुप रहता था। ये वो लोग थे जो इन हिल्स में रहते थे, यहाँ के प्रोड्यूस को यूज़ करते थे, यहीं पे काम धाम करते थे। क्या काम धाम करते थे ये लोग? यहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते थे, हंटिंग गैदरिंग का काम ये लोग यहाँ पे किया करते थे। तो याद रखना, ये लोग हंटर्स थे, शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे, फूड गैदरर्स थे, चारकोल प्रोड्यूसर्स थे और सिल्क वॉर्म रेयरर्स थे। ये लोग प्लेन्स में, मतलब जो प्लेन्स में जो सेटल्ड कल्टीवेटर्स वगैरह रहते थे, ज़मींदार वगैरह रहते थे, उन लोगों के ऊपर अक्सर रेड किया करते थे। रेड क्यों करते थे? वही जो हम मूवीज़ में देखा है, गब्बर रेड करता था पैसे लेने के लिए, ट्रिब्यूट्स लेने के लिए, ये भी वैसे ही रेड किया करते थे। अब ब्रिटिश पीपल क्लियरली डिड नॉट लाइक पहाड़ियास, क्योंकि पहाड़ियास जंगली लोग थे,
जंगल में रहते थे, ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं आते थे। तो इन लोग का क्या कहना था, ब्रिटिश का कहना था कि जो फॉरेस्ट में लोग होते हैं वो अनरूली हैं, प्रिमिटिव सोसाइटी के लोग हैं, इनको रूल करना ईजी नहीं है, ये लोग टैक्स नहीं देते, सेवेज पीपल है, इनको पसंद नहीं आते थे, इसलिए ये लोग उनको सबड्यू करने की बहुत ज़्यादा कोशिश किया करते थे। यहाँ पे कुछ डेट्स आएंगी, वो याद रखना है। 1770s में ब्रिटिश ने पॉलिसी ऑफ एक्सटर्मिनेशन अडॉप्ट करी, मतलब संथाल्स जहाँ पे भी दिखे उनको पकड़ो और मारो। बहुत सारे संथाल्स बोल दिया मैंने, पहाड़ियास, बहुत सारे पहाड़ियास को ये लोग इस पॉलिसी के अंडर में मार डाल रहे थे। फिर 1780s के टाइम पीरियड में ऑगस्टस क्लीवलैंड जो कि कलेक्टर थे, इन्होंने एक पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन अडॉप्ट की। इन्होंने क्या बोला कि जो पहाड़ियास के जो चीफ्स हैं उनको हम पैसा दे देंगे और आप लोग कंट्रोल करके रखो अपने लोगों को। लेकिन पहाड़िया चीफ्स इसको जनरली एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि पहाड़ियास कैसे देखते थे कि अगर आपने ब्रिटिश अलाउंस एक्सेप्ट कर लिए तो आप हमारे चीफ नहीं बचोगे, फिर तो आप ब्रिटिशर्स के पपेट हो गए। तो इस तरीके से पहाड़ियास इस पैसिफिकेशन को देख रहे थे। बेसिकली यहाँ पे हमें क्या समझ में आ गया है कि ब्रिटिश पहाड़ियास को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन करना आसान नहीं है, कर नहीं पा रही है। अब यहाँ पे पिक्चर में आते हैं संथाल्स वो कैटेगरी है जो ब्रिटिश की पॉलिसीज को एकदम से पहले से ही अडॉप्ट करने के लिए तैयार थी। ये वो लोग थे जो फॉरेस्ट क्लियर कर रहे थे एज अपोज टू पहाड़िया जो कि फॉरेस्ट के प्रोड्यूस को यूज़ कर रहे थे। ये लोग टिम्बर कट डाउन कर रहे थे, प्लाउइंग कर रहे थे, सेटल्ड एग्रीकल्चर कर रहे थे, राइस एंड कॉटन वगैरह ग्रो कर रहे थे। तो इनिशियली ये संथाल जो थे वो राजमहल हिल्स के लोअर जो एरियाज थे उसमें जाके सेटल हो रहे थे। तो अब यहाँ पे एक बैटल स्टार्ट होती है, द हो वर्सेस द प्लाउ। हो एग्रीकल्चर मतलब फावड़ा देखा होगा आपने, हो एग्रीकल्चर का यूज़ करते थे पहाड़ियास के, हल्का सा फावड़े से थोड़ा सा क्लियर अप किया, फिर वहाँ पे स्लैश एंड बर्न किया, अपना शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया, उस एरिया को बर्न किया, वहाँ पे क्रॉप उगाया, उसको एरिया को बर्न किया और निकल लिए। तो यहाँ से शुरू होती है हमारी द हो वर्सेस द प्लाउ, जो कि इस चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट एक वॉर है। हो एग्रीकल्चर करते थे हमारे पहाड़ियास की, किसी जगह पे गए, लैंड को क्लियर किया, वहाँ पे आग वगैरह लगाई, वहाँ पे क्रॉप प्रोड्यूस किया और उस लैंड को छोड़ दिया, किसी और जगह पे सेम चीज़ करी, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। हो एग्रीकल्चर करते थे। हो मतलब फावड़ा का ये लोग यूज़ इस चीज़ के लिए किया करते थे। यहाँ पे प्लाउइंग वगैरह नहीं कर रहे हैं, ये लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर रहे हैं। लेकिन जो संथाल्स हैं जो कि एक जगह पे सेटल होकर एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो वो लोग यूज़ कर रहे हैं प्लाव का, कि भाई प्लाव यूज़ कर रहे हैं, फिर वहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, अगेन उसी जगह पे कर रहे हैं। तो वो एक अलग टाइप का मेथड हो गया और यहाँ पे हो वर्सेस प्लाव की वॉर स्टार्ट हो जाती है। तो अब हम संथाल्स का हाल देख लेते हैं कि क्या हुआ। 1780s में ये लोग बंगाल के रीजन में आना शुरू करते हैं। ज़मींदार ने इनको हायर किया कि भाई ज़मींदार को लोग चाहिए थे जो कि एग्रीकल्चर प्रमोट करें, तो ज़मींदार अपना लैंड इन लोग को दे दिया करते थे कि भाई यहाँ पे सेटल्ड एग्रीकल्चर करो। ब्रिटिश ऑफिशियल्स को भी ये लोग बहुत पसंद आते थे, क्योंकि ब्रिटिश ऑफिशियल्स सेटल्ड कल्टीवेटर्स को ही प्रमोट करना चाहती थी। तो इन्होंने इनको जंगल महल दे दिया। जंगल महल हमारा राजमहल हिल्स है, इससे एक अलग जगह है जंगल महल, बंगाल प्रेसिडेंसी में ही, जो कि इन लोगों को इनिशियली दे दी गई थी सेटल्ड एग्रीकल्चर करने के लिए। फिर 1832 में इनको दामिनी को दिया जाता है, जो कि हमारे राजमहल हिल्स में है। दामिनी को एक बहुत बड़ा एरिया था जो कि हमारे संथाल्स को दे दिया गया और इनको बोला गया कि 1/10 ऑफ द दामिनी को एरिया आपको फर्स्ट 10 ईयर्स में कल्टिवेट कर लेना है। तो बहुत बड़ा एरिया इनको दे दिया गया, सेटल्ड एग्रीकल्चर ये लोग यहाँ पे कर रहे थे, तो इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा राइज करने लग गई। लेकिन धीरे से संथाल्स को पता चलता है कि अब धीरे धीरे इनके साथ स्कैम हो रहा है। इनका जो इतना बड़ा दामिनी को एरिया था इनके हाथों से छिनने लग गया। अब क्या हो रहा है, मनी लेंडर्स इनसे बहुत हैवी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। जब ये लोग नहीं दे पाते तो इनका लैंड इनसे छीन लिया जाता है। जमींदार भी यहाँ पे डोमिनेंस एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रिटिश इनसे बहुत ज़्यादा लैंड हड़पने की कोशिश करने लग गए। सारे ही जो कैरेक्टर्स हैं वो इनसे इनका रीजन छीन रहे हैं। तो 1855-56 में जो संथाल से वो रिवोल्ट कर जाते हैं, द संथाल रिवोल्ट, जिसके बाद संथाल परगना बनाया जाता है। अगेन एक न्यू रीजन इनके लिए क्रिएट किया जाता है और ब्रिटिश होप करते हैं कि जब इनको हम नया लैंड दे देंगे, उनके साथ थोड़ी ईजियर पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे, तो ये लोग रिवोल्ट वगैरह बंद कर देंगे। तो ये डेट आपको अपनी याद रखना है। तो संथाल की स्टोरी लाइन आपने समझ ली कि ब्रिटिश पहले तो उनको बेट देते हैं, इनको लैंड देते हैं, लेकिन उनके बाद उनके साथ लैंड छीनने लग जाते हैं, फिर वो रिवोल्ट कर देते हैं, फिर ये सब पूरा स्टोरी लाइन चल जाता है। अब हम बात कर लेते हैं फ्रांसिस बुकानन की। इसकी एक स्टोरी लाइन छोटी सी हमारे चैप्टर में चलती है, वो ये है कि ये राजमहल हिल्स के थ्रू ट्रेवल करता है और जब राजमहल हिल्स के थ्रू ट्रेवल करता है तो उस पर वहाँ पे जो लोग उसको दिखते हैं, पीपल जो उसको दिखते हैं, वो उसको बहुत हॉस्टिलिटी से ट्रीट करते हैं, वो इससे डर से रहे होते हैं और उसका रीज़न हमें क्लियर नहीं किया जाता जब इसकी स्टोरी लाइन इंट्रोड्यूस की जाती है। लेकिन हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है ना,
हमें पता है कि राजमहल हिल्स के जो लोग थे उनके साथ ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने क्या ट्रीटमेंट किया, उनको मारा, उनके अगेंस्ट पॉलिसीज अडॉप्ट करी, उनका लैंड छीना, उनकी लाइफस्टाइल छीन ली। ये रीज़न था कि ये लोग फ्रांसिस बुकानन को अच्छे से ट्रीट क्यों नहीं कर रहे थे। फ्रांसिस बुकानन एक ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिशियल्स था, वो जहाँ पे भी जाता था उसके साथ बहुत सारे लोग, सर्वेयर्स, मैपर्स, पेलिनक्विन बेरर्स, बहुत सारे लोग उसके साथ चल रहे होते थे। तो जब ये आता था तो क्लियरली समझ में आता था कि ये कंपनी का ऑफिशियल आया है, इसलिए इसको लोग सही से ट्रीट नहीं कर रहे थे राजमहल हिल्स में, इसलिए इससे लोग डर रहे थे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन लोगों के साथ, राजमहल हिल्स के लोगों के साथ बहुत बुरा बुरा काम पास्ट में किया हुआ है। तो ये पूरी स्टोरी लाइन हो गई हमारे राजमहल हिल्स की। अब हम हिल्स को छोड़ेंगे और अब हम बढ़ेंगे बॉम्बे डेक्कन में, मतलब थोड़ा सा इंडिया के वेस्टर्न, जो प्रेजेंट डे महाराष्ट्र रीजन है, उस रीजन की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। वहाँ पे हमें अलग प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। 12 मई 1875 बहुत इंपॉर्टेंट डेट। होता यह है कि जो राइट्स हैं, अलग अलग विलेजेस के राइट कलेक्ट होते हैं और शॉपकीपर्स पे, हमारे मनी लेंडर्स पे, ट्रेडर्स पे, इन लोगों पे अटैक कर देते हैं। इनसे बोलते हैं कि बही खातास जो है, अकाउंट बुक्स हैं, उसको हमें दो, हमारे हाथों कर दो, जो डेट बॉन्ड्स हैं उनको हमें दो, और उन सबको छीन छीन के जला देते हैं, फाड़ देते हैं, इनके घरों में आग लगा देते हैं। हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, ये सीन है हमारे पूना का, जो कि हमारे महाराष्ट्र में प्रेजेंट डे पुणे है हमारे, उस जगह का सीन है। वहां से स्टार्ट होता है, फिर अहमदनगर जो पास का डिस्ट्रिक्ट है वहां पे फैल जाता है। तो पूरे रीजन में से लोग राइट्स करने लग जाते हैं। क्यों ये लोग करने लग जाते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। अब पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे रेवेन्यू डिमांड्स कैसी चल रही हैं। यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट नहीं लगाया गया है, बंगाल के रीजन में लगाया गया था। वहां पे हमने जो आउटपुट देखा परमानेंट सेटलमेंट का वो अच्छा नहीं था, तो ब्रिटिश समझ गए कि आगे जगहों पे हमें परमानेंट सेटलमेंट नहीं लगाना है, तो इसलिए इन्होंने किसी और जगह पे ज़्यादातर परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। हमें और भी रीज़न देखने को मिल जाते हैं कि परमानेंट सेटलमेंट बाकी जगहों पे क्यों नहीं लगाया गया। एक रीज़न है कि 1810 के बाद जो एग्रीकल्चरल प्राइसेस थे ना वो काफ़ी ज़्यादा राइज कर गए, लेकिन जब परमानेंट सेटलमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगा दिया था तो अब इस राइज इन एग्रीकल्चरल आउटपुट का फायदा नहीं उठा पा रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि सेटलमेंट परमानेंट था, रेवेन्यू अब नहीं बढ़ा सकते, तो उसका लॉस उन्हें देखने को मिल रहा था। तो उन्होंने क्या बोला कि परमानेंट नहीं रखेंगे, ऐसा सिस्टम रखेंगे जो हमेशा चेंज हो सके, फ्यूचर में हम जिसको बढ़ा सके। अब रिकार्डियन थ्योरी मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। रिकार्डियन थ्योरी क्या थी और रिकार्डो कौन था। रिकार्डो एक पॉपुलर फिगर था हमारे ब्रिटेन साइड में, एक इकोनॉमिस्ट था जिसकी थ्योरीज कॉलेज ईयर्स में इन ऑफिशियल्स को पढ़ाई जा रही थी। तो जब ये ऑफिशियल्स ईस्ट इंडिया कंपनी के इंडिया में आके काम कर रहे हैं तो इन्हीं थ्योरीज को इम्प्लीमेंट करना चाहते थे। तो क्या थे रिकार्डियन आइडियाज, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। मान लेते हैं मैं जमींदार हूँ, ये मेरा लैंड है। अब एवरेज रेंट क्या है किसी लैंड का वो देखा जाएगा। मान लेते हैं एवरेज रेंट की, अगर मैं जमींदार इस जगह को रेंट पे देता हूँ तो उसके लिए मुझे 100 रुपये मिलेंगे। ये हो गया यहाँ का एवरेज रेंट। लेकिन क्योंकि मेरा लैंड बहुत ज़्यादा फर्टाइल है तो उसके बदले में मैंने यहाँ पे जो एग्रीकल्चर करवाया लोगों से, उससे मुझे बहुत अच्छा आउटपुट मिला, और आउटपुट मुझे इतना रुपए का मिल गया कि 500 रुपये का एग्रीकल्चर आउटपुट यहाँ से मैंने प्रोड्यूस कर दिया। तो रिकार्डियन आइडियाज़ ये बताते हैं कि अगर ये 500 रुपये मैं अपने जेब में रखूंगा तो मैं इस लैंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, बल्कि मैं रेंटिया बनता चला जाऊंगा कि भाई मैं अपना लैंड जो है वो लोगों को प्रोड्यूस करने के लिए रेंट पे दूंगा, और जो रेंटल इनकम आएगी उससे अपना घर चलाऊंगा, उसको अपने जेब में रखूंगा, उसको अपने फायदे में निकालूंगा। मैं यहाँ पे एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। तो इसलिए जो एक्स्ट्रा इनकम बन रही है, इस एवरेज रेंट से ज़्यादा जो इनकम बन रही है, जो सरप्लस इनकम बन रही है, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स चार्ज करना चाहिए, रेवेन्यू चार्ज करना चाहिए। ये बताते हैं हमारे रिकार्डियन आइडियाज़। तो ये जो रिकार्डियन आइडियाज़ थे, रिकार्डियन थ्योरीज थी, उसको अब इस जगहों पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा था। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी अब नए मेथड ऑफ रेवेन्यू लेके आ रहे थे जो कि यहाँ पे चार्ज कर रहे थे। जो रेवेन्यू सेटलमेंट बॉम्बे डेक्कन, हमारे बॉम्बे रीजन में इम्प्लीमेंट किया गया, वो था हमारा रायट वाली सेटलमेंट। उसमें क्या किया गया, जो रायट्स थे, जो पेजेंट्स थे, डायरेक्टली उनके साथ सेटलमेंट किया गया, और इसको ऐसा रखा गया था कि हर 30 ईयर्स में असेसमेंट करेंगे कि आपका लैंड कितना फर्टाइल है, कितना पैसा आप दे सकते हो, और हर बार उसको चेंज करेंगे रेवेन्यू डिमांड को। बेसिकली हर 30 ईयर्स में उसको बढ़ा देंगे। अब यहाँ से एक बहुत लंबी टाइमलाइन चलेगी, डरना नहीं, बहुत सिंपल डेट है, बस टाइमलाइन देखते चले जाओ। 1820s में पहला रेवेन्यू सेटलमेंट आता है हमारा रायट वाली सेटलमेंट, हमारे बॉम्बे डेक्कन का, जिसमें जो रेवेन्यू है बहुत ज़्यादा हाई सेट कर दिया जाता है। जो पेजेंट्स है वो इतना रेवेन्यू नहीं दे पाएंगे, ऊपर से दिक्कतें आने लग गई। 1830s में जो एग्रीकल्चरल आउटपुट का प्राइसेस था वो गिर जाता है। 1832-34 में यहाँ पे फेमाइन आ जाता है।
तो ये लोग अपना रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे हैं। तो पेजेंट्स क्या करेंगे, पेजेंट लेंगे लोन। इस लोन के बदले में इनको बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो बेसिकली ये लोग बंधुआ मजदूर टाइप के बनते चले जा रहे थे। 1840s तक हमें देखने को मिलता है कि सोसाइटी में पेजेंट इंडेटनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। 1840s के बाद थोड़ी रिकवरी हमें देखने को मिलती है। ईस्ट इंडिया कंपनी को समझ में आता है कि रेवेन्यू बहुत हाई है, वो थोड़ा सा कम कर देती है। 1845 में जो प्राइसेस है एग्रीकल्चर आउटपुट का वो धीरे धीरे सर्वाइव करता है, लेकिन ओवरऑल हमें पेजेंट्स की सिचुएशन उतनी अच्छी देखने को नहीं मिल रही है। अब 1860s में अगेन एक बहुत बड़ी स्टोरी लाइन है, अच्छे से सुनो। 1860s के बाद हमारे इंडियन पेजेंट्स को थोड़ी सी होप ज़रूर मिलती है, उसको हम देखते हैं। 1860s में क्या होता है ना, 3/4 ऑफ रॉ कॉटन इम्पोर्ट्स, ब्रिटेन को बहुत सारा रॉ कॉटन चाहिए था, तो वो लोग ऑलमोस्ट अपना 75% से भी ज़्यादा जो रॉ कॉटन था वो अमेरिका से मांग रहे थे। लेकिन इनके दिमाग में डर ज़रूर था कि कभी अमेरिका ने देना बंद कर दिया तो क्या करेंगे। 1865 में ये डर सच हो जाता है, 61 में ये डर सच हो जाता है। अमेरिका में सिविल वॉर ब्रेक हो जाती है। सिविल वॉर ब्रेक होती है तो वहाँ पे जो कॉटन एक्सपोर्ट ये लोग ब्रिटेन को दे रहे थे वो एकदम से बंद हो जाता है। पहले 1861 में 2 मिलियन बेल्स, मतलब 2 मिलियन बंडल्स ये लोग दे रहे थे। 1862 में ये 55,000 तक पहुंच जाता है, मतलब 3% से भी कम अब ये लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब इतना सारा एक्सपोर्ट खत्म हो जाएगा तो ब्रिटिशर्स इंपोर्ट कहाँ से करेंगे? वो लोग पूरी दुनिया में मैसेजेस भेजते हैं कि इंपोर्ट चाहिए, रॉ कॉटन चाहिए, और इंडिया को बनाया जाता है नंबर 1 एक्सपोर्टर रॉ कॉटन का। 90% से भी जो ज़्यादा रॉ कॉटन इंपोर्ट्स हैं ब्रिटिशर्स के, अब वो कहाँ से आ रहे थे? इंडिया से आ रहे थे। तो अब इंडिया में सपने क्या देखने लग गए लोग कि भाई हमने अमेरिका को रिप्लेस कर दिया, अब हम सबसे बड़े एक्सपोर्टर बन गए हैं कॉटन के, अब हम तो भाई रईस हो जाएंगे। तो इसलिए इंडियन सोसाइटी में अब क्या देखने को मिलता है, जो पेजेंट्स उनको बहुत इजीली लोन दिया जा रहा है, उनको एडवांस पेमेंट दे दिया जा रहा है कि भाई तुम कॉटन उगाओगे ले लो पैसा, कॉटन उगाओगे पैसा ले लो। तो बेहिसाब पैसा इनको दिया जा रहा है कॉटन उगाने के लिए। लेकिन एक चीज याद रखना, यहाँ पे जो मिडिल मैन है ना, जो रिच लोग हैं थोड़े बहुत, उनके लिए तो बहुत फायदा हो रहा है क्योंकि उनको तो बहुत डिमांड मिल रही है कॉटन की। लेकिन जो एक्चुअल पेजेंट्स हैं उनके लिए सिर्फ लोन हो रहा है, क्योंकि उनको पैसा दिया जा रहा है, लोन दिया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है कि कॉटन उगाओ, उनको उतना प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। अब इंडियन लोग सपने तो देखने लग गए थे कि हम तो भाई बिगेस्ट एक्सपोर्टर बन जाएंगे कॉटन के, लेकिन ऐसा चलता नहीं है बहुत देर तक। 1865 में, ये डेट याद रखना, 61 to 65 हमारी सिविल वॉर चली थी अमेरिका की। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट डेट नहीं है, बट लिखोगे तो अच्छा रहेगा। 65 में सिविल वॉर एंड हो जाती है, तो इंडिया की जो कॉटन डिमांड थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। तो अब इंडियन सोसाइटी में जो इतना सारा लोन दिया जा रहा था, इतना सारा जो क्रेडिट दिया जा रहा था, वो बंद होने लगता है। रेवेन्यू डिमांड बल्कि बढ़ा दी जाती है। तो अब जो एक्चुअल पेजेंट्स हैं हमारी सोसाइटी के, उनके हालात देखो, रेवेन्यू बढ़ता चला जा रहा है, लोन बढ़ता चला जा रहा है, और अब लोन मिल भी नहीं रहा है। तो अब कैसे देंगे ये लोग रेवेन्यू? लोन भी नहीं मिल रहा है, तो इनकी सोसाइटी में सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। इस रीज़न से जो पेजेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि हमारी इतनी खराब सिचुएशन है और ये जो मनी लेंडर्स वगैरह हमारी सिचुएशन देख भी नहीं रहे हैं, हमें लोन देने से मना कर दे रहे हैं, ब्रिटिश रेवेन्यू बढ़ाए चले जा रहे हैं, और जो लोन दिया जा रहा है उसमें भी नॉर्म्स को ब्रेक किया जा रहा है। क्या नॉर्म्स थे कि आपका जो कैपिटल है, मान लेते 100 रुपए का लोन है, तो आप उसमें 100 से ज़्यादा का इंटरेस्ट नहीं लगा सकते ना। लेकिन हमें क्या देखने को मिल रहा था कि 100 रुपए के लोन में कुछ केसेस में हमें पता चलता है कि 2000 रुपए का इंटरेस्ट लगा दिया गया है। तो ऐसी चीज़ें उनके साथ की जा रही थी। तो पेजेंट थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। 1859 में ब्रिटिश ने लिमिटेशन लॉ जरूर निकाला था कि जो आप अपने लोन बॉन्ड्स वगैरह हैं वो 3 साल से लंबे नहीं रख सकते। ऐसा नहीं रख सकते कि आज किसी को 100 रुपए का लोन लिया और वो 20 साल से चलाया जा रहा है और 20 साल बाद 50,000 रुपए का कर दिया उसको, ऐसा नहीं कर सकते। आप मैक्स टू मैक्स 3 साल तक ही उसको कर सकते हो। लेकिन मनी लैंडर्स ने इसके लिए भी स्कैम निकाल लिया था। वो 3 साल का करते थे, फिर 3 साल बाद एक और कॉन्ट्रैक्ट करा लेते थे, फिर अगले 3 साल बाद एक और कॉन्ट्रैक्ट करा देते थे, और ऐसे ही होता था कि भाई 20 साल पहले 100 का था, 20 साल बाद 50,000 का हो गया। तो अब ये जो डीड्स एंड बॉन्ड्स है, पेजेंट्स इन लोगों से, इन चीज़ों से भी डरने लग गए। डीड्स और बॉन्ड्स को एज अ सिंबल ऑफ ऑपरेशन देखने लग गए थे सोसाइटी में, जिसके कारण पेजेंट्स ने, हमने बात करी थी ना, पेजेंट ने रिवोल्ट कर दिया था, साहूकार वगैरह को, मनी लेंडर्स वगैरह को अटैक कर रहे थे और उनसे बही खातास मांगते थे, डीड्स बॉन्ड्स मांग रहे होते थे। क्यों मांगते थे? क्योंकि वही रीजन थे इन लोगों की सफरिंग के लिए, इसलिए वो खाता को जला दे रहे थे कि भाई 20 साल से तुम हमसे रेवेन्यू, वो इंटरेस्ट मांग रहे हो ना, जला दिया हमने, अब तुम्हारे पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। तो डेक्कन राइट्स कमीशन का काम क्या था? ये जो राइट हुआ था, ये जो साहूकार मनी लेंडर्स पे अटैक किया जा रहा था, बही खाता जलाए जा रहे थे, उसकी स्टडी करना कि भाई क्यों हुआ था, क्या हुआ था, कैसे हुआ था। इनिशियली जो बॉम्बे रीजन की जो सरकार थी हमारी, वो
ये कमीशन सेटअप नहीं करना चाहती थी, लेकिन जो इंडिया की ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको पता था कि भाई 1857 में भी ऐसा ही हुआ था। इनिशियली थोड़े बहुत म्यूटनी से स्टार्ट हुआ था, लेकिन बहुत बड़ा एक मूवमेंट बन गया था। इसलिए उन्होंने बोला कि नहीं, यहाँ पे कमीशन बिठाओ। उस कमीशन का नाम रखा गया डेक्कन राइट्स कमीशन। इसकी जो रिपोर्ट थी 1878 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में सबमिट की गई। और इसका, अरे यार, फिर यहाँ पे मैं कैपिटल डालना भूल गया। हर पीपीटी में एक जगह होती है जहाँ पे मैं कैपिटल डालना भूल जाता हूँ, बट कोई बात नहीं। आप लोग अपनी उसमें मत करना, मार्क्स नहीं घटेंगे, बट क्यों नहीं करो, क्यों 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 ऐसी गलतियाँ क्यों करना है? मेरे से हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि हो जाती है कभी कभी। हाँ, तो इन्होंने क्या सोर्सेस से स्टडी किया? इन लोगों ने जो राइट्स हुआ था उस पे जो लोग थे उनके आई विटनेस वगैरह लिए, डॉक्यूमेंटेशन किया कि भाई कितना रेवेन्यू डिमांड कहाँ से लिया जा रहा है, ये सारे डेटा को कलेक्ट किया। जो कलेक्टर्स वगैरह थे उनकी रिपोर्ट्स को कलेक्ट किया। कोलेट करना मतलब क्या होता है? कलेक्ट करना एंड ऑर्गेनाइज करने के लिए एक टर्म होता है कोलेट करना। स्टेटमेंट्स वगैरह रिकॉर्ड किए, स्टैटिस्टिकल डेटा वगैरह रिकॉर्ड किया, और ये सब हमें देखने को मिलता है डेक्कन राइट्स कमीशन में। और ये जो बहुत इंपॉर्टेंट एक कमीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट एक रिपोर्ट है हमारे जो डेक्कन रीजन में राइट्स हुए थे उनको समझने के लिए। बस इतना ही था इस चैप्टर में। 3 और बचे हैं, जस्ट 3 और चैप्टर, और फिर हमारी रैपिड रिवीजन सीरीज़ खत्म हो जाएगी। और ये चीज़ मुझे करनी है 15th के पहले, क्योंकि 15th के बाद लाइव क्लासेस में मैं बिजी हो जाऊँगा। तो आई ट्राई माई बेस्ट कि 15th के पहले रैपिड रिवीजन को हम ख़त्म कर दें। तो मिलेंगे आपसे 15th को। बाय बाय, साइनिंग ऑफ, देव टेंगुरिया।